अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। इट इज़ वन ऑफ दोस मॉर्निंग्स जब बहुत सी बातें हैं करने के लिए। एक बात तो ये भी अच्छी है कि हमारा जो मुल्तान टेस्ट है उसमें सो फार हमारे बॉलर्स की गिरफ्त मजबूत होती नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन डोंट जिंक्स इट, क्योंकि अक्सर हम सुबह जो है ना वो आगाज़ यही करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं और वी आर लुकिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। हुमा ये जब हम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं ना तो हुमा कहती हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा होगा, और जब हम एक्चुअली अच्छा कर रहे होते हैं तब मैं सिर्फ कहता हूँ कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बट देन होना जो होता है वो चाहे आप जो भी कहें या मैं भी कहूँ, वो होना वही होता है। तो ये अच्छा हो गया। फिर कल ज़बरदस्त कामयाब इनेकाद रहा SCO का पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। कल आपको पता ही है सरबराही इजलास था जिसको हम सुबह यहाँ कवर भी करते रहे। तमाम मेहमान वापस चले गए हैं और हम एक्चुअली ये बात कर रहे थे कि बखैर आफियत वापस गए हैं, खुशो-खुर्रम वापस गए हैं, कोई बदमज़गी नहीं हुई। मतलब होनी भी नहीं थी, मतलब बड़ा अच्छा। आपको पता है कि जब मेहमान होते हैं तो मतलब घर की शादियों में 6 मसले हो जाते हैं। ये घर की शादी नहीं थी हुमा, यहाँ पे भी लेकिन बताने तो हुआ थे। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना था और कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। आपको फिर से दोबारा बता दें कि ये जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और जिसके मुताबिक सियासत, सलामती, तजारत, मईशत, मालियात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। और SCO इजलास के मौके पर पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई और वज़ीर आज़म के ज़ोहराने पर यू कुड एक्चुअली सी दैट, ये लें जी फुटेज पे आ गई है कि इसहाक डार और जयशंकर एक मेज़ पर साथ बैठे थे और बड़े अच्छे कॉर्डियल वे में, खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू भी हो रही थी। और ज़राए के मुताबिक बाय द वे, वैसे तो बात क्रिकेट के मौजू से शुरू हुई थी तो कितनी खुशगवार हो सकती है, ये भी अजीब बात है। बट एनीवे, पाकिस्तान में आपको पता है कि फरवरी में गुफ्तगू शुरू करने के लिए आइस ब्रेकर्स होते हैं, मतलब कॉन्वर्सेशन आप कैसे आगे बढ़ाएं। Isn't it true कि जब आप भी किसी से किसी इंपॉर्टेंट या किसी से मिलना हो और एक इंप्रेशन तो किसी करना और हो, आप मौजू से गुफ्तगू शुरू करते हैं। आप एक टॉपिक दिमाग में रखते हैं जिसको हम कहते हैं टॉकिंग पॉइंट्स, कि हम किसी से मुलाकात करने वाले हैं, ऑलरेडी टिक मार्क कर लेते हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो आई गेस वो बात खानों से शुरू हो सकती है, सैर व तफरीह से शुरू हो सकती है, क्रिकेट से शुरू हो सकती है और उसके बाद मेन मुद्दे पे आया जाता है। एनी हाउ, सो वो यहाँ पे भी बरूए कर लाया गया। क्रिकेट का भी मेन मुद्दा भी है, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, आपको पता है हमारी। सो फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बातचीत का आगाज कर दिया गया है। भारतीय वजीर खारजा ने वजीर आजम से भी मुलाकात की, वतन वापस जाते हुए पाकिस्तान की मेजबानी का शुक्रिया अदा किया। अब वो ना भी करते तो भी इट वाज ओके, लेकिन स्पेसिफिकली मेंशन करना, यू नो, दीज आर द सिग्नल्स व्हिच सर्टेनली मीन समथिंग। कंसीडरिंग द लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो एंड जयशंकर मेट, तो वो इतना अच्छा, उसके बाद उनके कमेंट्स और स्टेटमेंट्स भी इतने कोई खास नहीं आए थे और रवैया भी बहुत ही सर्द मुहर सा था। हाँ, और इस पर तो उन्होंने ट्वीट भी किया। तो भारतीय मीडिया का कहना है कि जयशंकर के दौरे से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ़ पिघली है, वो आइस ब्रेकर वाली बात हो रही है। हालांकि जयशंकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बाज़ाब्ता दो तरफ़ा मुलाकात नहीं हुई। तो बीच में बातें होती रही हैं, लेकिन फॉर्मली कोई मुलाकात जो है वो एज सच COP 29 का इजलास है अगले माह, जिसमें दोनों वज़ीर आज़म मौजूद होंगे, भारतीय वज़ीर आज़म भी, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी। लेट्स सी वहाँ पर कुछ साइडलाइन पर मुलाकात हो पाती है, गैर रस्मी गुफ्तगू आगे बढ़ती है, किस तरह से मामलात आगे चलते हैं। This is all yet to be seen. Time would tell. But you know, these are the good signs. जैसे कहते हैं हम साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं किसी मामले में अगर पेशरफ्त हो रही हो। अब एक और मामला है जिसमें साइन नहीं नज़र आ रहे थे। नहीं, लेकिन अब कुछ पेशरफ्त हो गई है, लेकिन साइन नहीं नजर आ रहे थे इसमें कि किस तरह नजर आ गए थे कि कुछ नहीं होना, लेकिन अब लगता है कि कुछ शायद हो भी सकता है। दूसरी तरफ नजर आते हैं कि कुछ नहीं होना। अब मगर पेशरफ्त हो गई है अदालती इस्लाहात की। एग्जैक्टली जी, उस पर पीपल्स पार्टी और JUI के बाद नून लीग का भी इत्तेफाक हो गया है और 26वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF का इजलास रात गए तक जाती उम्रा में जारी रहा। ये फुटनोट में और अब्दुल्ला पहले बात कर रहे थे कि कितना बिजी दिन था कल, कि अभी SCO की वो सारी मीटिंग्स और एवरीथिंग ख़त्म हुई होगी तो वज़ीर आज़म और एंटोराज जो है वो जाती उम्रा पहुंच गया होगा और लेट नाइट तक, मतलब यू नीड सम एनर्जी। खासा मसरूफ दिन था, बहुत मसरूफ, जिसमें भी नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया से मुताल्लिक इस्लाहात पर इत्तेफाक राय कर लिया है, कुछ दूसरे निकात पर भी हम इत्तेफाक राय के पहुँच गए हैं। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम
इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, ऐसी तरमीम लाई जाएँ जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने। जिस तरह यहाँ मुशावरत हुई है, मैं इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुँचकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूँगा और उनका इत्तेफाक राय भी इंशाअल्लाह हासिल किया जाएगा। सो हम अपना ये सफ़र कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुँचाएँगे। मौलाना फजलुर रहमान आज पीटीआई क़यादत से मिलेंगे। वो पुरुम्मीद हैं कि पीटीआई का इत्तेफाक राय भी हासिल कर लिया जाएगा। भाई ज़बरदस्त। अब ये एक्चुअली इत्तेफाक राय किस मुसव्विदे पर हुआ है? आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक राय हुआ है या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच जिस पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात बात करती रही है, बातचीत को आगे बढ़ाती रही है, उस पर इत्तेफाक राय हुआ है? ये जो आपका सवाल है बड़ा पर्टिनेंट है और इसका जवाब हम लेंगे क्योंकि आगे हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास करा लेंगे। बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएं। और साथ ही डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अदलिया से आईनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्तेफाक राय हो चुका है और दीगर मुजव्वज़ा तरमीम से मुतालिक भी आइंदा दिनों में इत्तेफाक राय हो जाएगा। अब देख लें उन्होंने क्या कहा। जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी और उसको इंशाल्लाह फाइनलाइज किया जाएगा। एक दफ़ा ये मामला तय हो जाएगा तो आपको भी और आवाम को भी ये खुशी होगी। ये सारी जो एक्सरसाइज है असल में उनकी बेहतरी के लिए की जा रही है ताकि कोर्ट्स को जो एपेक्स कोर्ट्स हैं उनको जो आइनी मामलात हैं, जो सुओ मोटो के मामलात हैं, जो सियासी मामलात हैं, उसको रिलीव करके तो वो लोगों की सिविल और जो क्रिमिनल केसेस हैं जो कई साल पड़े उठते रहते हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, पैसे नहीं होते, इवन तारीख नहीं लगती, वो काम शुरू हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक पीटीआई के चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, उनकी दरख्वास्त पर इजलास आज होगा। कल उनकी दरख्वास्त पर मुअत्तल कर दिया गया था, आज़िन आगे कर दिया गया था। शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना भी दे रहे हैं, एक लंच भी है। सो अ लॉट ऑफ लंचेस एंड डिनर्स गोइंग ऑन। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज तलब किए गए हैं 4 बजे अराउंड। इजलास के एजेंडे में अगरचे आईनी तरमीम शामिल नहीं है लेकिन ऐवान चाहे तो कसरत राय से तरमीम पेश कर सकता है। पिछली बार की नाकाम कोशिश के बावजूद इस बार हुकूमत ने बज़ाहिर तैयारी तो पूरी कर ली है। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम की शदीद मुखालफत करती है। उन्होंने एहतजाज की ऑलरेडी कॉल भी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट से अलग आईनी अदालत बनाने पर सख्त एतराज़ उनका रहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी गई तजावीज़ के बाद तहरीक इंसाफ अपना रवैया तब्दील करती दिखाई देती है या नहीं तब्दील करती। इस पर सलमान अकरम राजा क्या कह रहे हैं, ये देख लीजिए। मौलाना ने जो मुसव्वदा पेश किया है वो बहुत बेहतर है, उसके साथ हम जी सकते हैं। उस ये तमाम आलाइशें जो हैं निकाल दी हैं। आर्टिकल 8 जो बुनियादी हुकूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये तो उसको भी कम कर रहे थे। हाई कोर्ट की ताकत 199 जो आर्टिकल है उसको ये कम कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी के ताबे कर रहे थे। तो मौलाना जहाँ लेकर आए हैं गुफ्तगू को वो बहुत बेहतर है और यहाँ से आगे बात बढ़ाई जा सकती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना का, उनसे हमारा मुसलसल राब्ता है, आज भी राब्ता है, कल भी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा जी, ये सारी आपने बातें सुन ली सारों की और इस पे अब्दुल्ला आपके भी बड़े सवाल थे, तो अब हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ है। सेनेटर साहब, सबसे पहले सवाल, क्योंकि ये पहले बात उठ चुकी है और इस पे मौलाना भी पिछली बार बिल्कुल नहीं माने थे, क्या बदली है बात, क्या चेंजेस हुए हैं कि अब मौलाना भी मान गए हैं और बल्कि उन्होंने तो खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वो पीटीआई से भी बात करेंगे? देखिए, एक पीपीपी का मुसव्वदा था, एक JUIF का मुसव्वदा था। अब दोनों के मुसव्वदों को मिला के कोई नया मुसव्वदा है जिस पे इत्तेफाक राय हुआ है या JUIF के मुसव्वदे पे हुआ है? बहुत शुक्रिया हुमा अब्दुल्ला।
आपने बहुत से बयानात भी अभी मैंने देखे हैं जिससे सूरत हाल जो ताज़ा तरीन है वो बड़ी हद तक सामने आती है। आप जो फरमा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी क्या ये कोई तीसरा मुसवदा तैयार हुआ है। हकीकत ये है कि एक मुसवदा हुकूमत ने मौलाना की खिदमत में पेश किया था, एक मुसवदा पीपल्स पार्टी की तरफ से गया था, हमारी तरफ से शायद एक से ज्यादा गए थे क्योंकि बुनियादी मुसवदे पे मौलाना को खासे एतराज़ात थे, फिर उसमें तरामीम हुई। तो ये यूँ लगता है कि अब तीनों मुसवदे एक मुसवदे की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके हवाले से और जो जजों की तकर्री का तरीक़ाकार है उसके हवाले से जो मैंने अभी गुफ्तगू भी सुनी है और मेरी मालूमात भी हैं, वो बड़ी हद तक कंसेंसस हो गया है। अब वो कोर्ट्स हैं या मौलाना का तजवीज़ करना बेंच है, ये तफसील अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये है कि जो दो मामलात थे यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम या बेंचेस एक, और दूसरा ये जजों की तकर्री का तरीक़ाकार, इन दोनों के बारे में तो तय हो गया है। और यही दो बड़ी चीज़ें थी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जिसको चैंपियन कर रहे थे बिलावल भी और जो हमारा भी मुतालबा था। तो मेरा ख्याल है कि ये एग्रीमेंट इज इक्वल टू अराउंड 90% एग्रीमेंट। बाकी 10% जो चीज़ें वो कह रहे हैं कि जी उनको भी हम देख लेंगे। तो लगता ये है कि अब जो कल या परसों तक एक नाउमीदी की बात थी कि शायद ये बात आगे नहीं चलेगी, वो बात अब बड़ी हद तक मुझे तो यकीनी होती दिखाई देती है। उसमें आज नहीं तो कल या कल नहीं तो परसों आने वाले 1-2 दिनों में मुझे लगता है कि ये तरामीम शुरू हो जाएंगी दोनों हाउसेस से। ये बता दीजिए, यानी कि अभी तक आपको इरफान साहब ये क्लैरिटी नहीं है या अभी कुछ देर में ये क्लैरिटी मिलेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तश्कील पे इत्तेफाक राय हुआ है? देखिए, इसमें कयास आराई करना शायद अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि 3 जो कल प्रेस टॉक्स मुख्तसर हुई हैं उन्होंने ये बात, उसमें सवाल भी नहीं लिए ना, इसलिए सवालात बहुत से फिर हो गए हैं। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर पोजीशन में है कि इसका जवाब दे सकें। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बिलावल भुट्टो बहुत इंसिस्ट करते रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, और हमारी तरफ से भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और बिलावल साहब की जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, वहाँ भी यही एग्रीमेंट था जी कि हम चूंकि हमारा बुनियादी नुक्ता COD में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो हमें उस पर कायम रहना है। तो अब ये दो जमातें तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे इंसिस्ट कर रही थी, मौलाना का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। अब मुझे नहीं मालूम कि रात को जो रात गए फैसले हुए हैं उसमें मामला कहाँ पहुँचा है। अच्छा, अब बाकी जो दीगर मामलात हैं जिन पे इत्तफाक राय होना अभी बाकी है, उनकी वजाहत भी सामने नहीं आ सकी। जाहिर है ये बड़े अहम मामलात थे। फिर PTI के खदशात हैं कुछ मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक भी, आपको पता है। देखिए, ये जो सलमान अकरम राजा साहब भी आर्टिकल 8 की बात कर रहे हैं या 199 की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी कमेटी है जिसको स्पेशल कमेटी कहते हैं, जिसका इजलास आज होना है 11:30 बजे, फिर मैं उसका भी मेंबर हूं और कल उस पर भी हम बैठे रहे हैं। पर तो ये निकात जो हैं इन पे कोई ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रही थी PMLN। ये बुनियादी तौर पे हुकूमत की तरफ से आए थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं थे, न मौलाना तो इनकी मुखालफत कर रहे थे और हमारी तरफ से भी इनको बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था। एक तजवीज़ थी और उसमें ये कहा गया था जी कि हम इसको कड़ा बना देते हैं, सख्त बना देते हैं, लेकिन जब दिफाई तनसीबात पे बराह रास्त हमले हों, चाहे हम इसका इतलाक माजी से ना भी करें, तो उसका कोई ना कोई तो तरीक़ाकार वज़ा किया जाना चाहिए। तो इस पे बात हो रही थी। अब देखते हैं ये निकात कहाँ फिर सेटल होते हैं। अच्छा, अब इत्तफाक राय सेनेटर साहब ये भी बताइएगा, आज क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी हो रहे हैं, तो आज अटेम्प्ट किया जाएगा आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए या फिर इतनी दोबारा से इतनी जल्दबाजी नहीं होगी? उमा, मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि मौलाना ने कहा है कि जी मैं लाहौर पहुंच के PTI से बात करूंगा और PTI कहाँ खड़ी है इसका कुछ अंदाजा हमें नहीं हो रहा। आज नवी मीटिंग है उस कमेटी की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और उनमें 7 में वो शरीक होते रहे हैं, 8वीं में उन्होंने बाइकाट किया
तमाम छोटी बड़ी पार्टियों ने कोई ना कोई ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी प्रोपोजल्स दिए हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए हैं, अपने मुसव्वदात दिए हैं। सर मौलाना तो इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी जुमे को एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा एक बात कह रहे हैं, कोई दूसरा डोगर साहब ने कल ये कहा है जी कि हमें एक दिन की मोहलत दें, तीसरा पार्टी ये फैसला कर चुकी है जी कि हम कल एहतजाज करेंगे। तो वी डोंट नो कि कहाँ स्टैंड करती है पीटीआई। और मैं एक बात आपको बता दूं, इसे बदगुमानी नहीं समझना चाहिए कि हमने कम से कम 13वीं तरमीम से हुमा और अब्दुल्ला कंसेंसस के साथ तरामीम की हैं, सिवाय मुशर्रफ दौर की तरामीम के। लेकिन ये उन भले दिनों की बात है जब पीटीआई नहीं थी। पीटीआई का किसी भी कंसेंसस में शरीक होना कम से कम मेरे लिए नाकाबिल यकीन है। तो यानी which also means कि आपकी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मौलाना भी उनकी मुलाकात होगी अपने बानी चेयरमैन से, तो फिर ही किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे ना। शायद इस पोजीशन में नहीं है कि इतना बड़ा फैसला ले। बानी चेयरमैन वाला भी एक जवाब है। हमने बड़े बड़े फैसले किए हैं। जब मियां साहब जेल में थे और कोई मकाम सदर था, कोई ये नहीं कहता था जी कि हमने जेल में जाके नवाज शरीफ से मुशावरत करनी है और वहाँ कोई मसले शूरा बैठनी है। ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। अब मुझे बताएं ना कि आज तक 9 मीटिंग्स हुई हैं। ये वाहिद पार्टी है जिसने कागज का एक पुर्जा हमारे सामने नहीं रखा कि हम ये चाहते हैं, और वहाँ बैठे हुए भी जो गुफ्तगू होती है उसमें भी हार्मनी नहीं होती। एक कहता है जी हमें मिला नहीं है कागज, दूसरा कहता है नहीं वो 6 दिन पहले मिल गया था, मैंने आपको नहीं दिया। तो वो एक अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार हैं। उन्हें कुछ पता नहीं है कि करना क्या है। मौलाना को जरूर एफर्ट करनी चाहिए और हमारे लिए खुशी की बात होगी कि पीटीआई इन चीजों में शरीक हो जाए। अच्छा सर, ये तो आप इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर साथ साथ और खबरें भी आती हैं ना। अख्तर मेंगल साहब आपको पता है बड़े परेशान थे। वो कहते हैं जी मेरे सेनेटर्स पता नहीं कहाँ हैं, डायलिसिस कराने गए थे। फिर वो पुलिस छापे की इत्तलात भी आ रही हैं। सो ये खबरें अच्छी तो नहीं है हुकूमत के लिए भी? ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और ऐसी खबरों से ना हुकूमत का कद काठ ऊपर होता है, ना किसी और का होता है, ना जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जो है उसके लिए ये अच्छी होती हैं। स्मूथली देखेंगे तो आप हुकूमत में कुछ करें। जी, मैं तो अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, तो इससे ज्यादा तो करना शायद मेरे बस में नहीं है। लेकिन बात अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि आपके बस में, आपके भी बस में नहीं है ये? नहीं, देखें ये चीजें जो होती हैं बदकिस्मती से हुमा और अब्दुल्ला हमारे निज़ाम में इस तरह रच बस गई हैं कि इनके अंदर इनको निकालने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। शायद जो इस्लाहात हम पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए करने जा रहे हैं ये इसका तदारुक कर सके। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं तो खुद इस तजर्बे से गुजरा हूं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, न कल होनी चाहिए थी, ना आज होनी चाहिए, ना आइंदा होनी चाहिए। अच्छा सेनेटर साहब, ये इस सारी सी सूरत हाल में इस पिक्चर में एमक्यूएम का क्या स्टांस है? वेयर डज इट स्टैंड? एमक्यूएम जहाँ तक इस्लाहात हैं अदालती उनके साथ है पूरी तरह। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी हिमायत कर रही है, वो जजों की तकर्री की हिमायत कर रही है। उसने जो मसवदा दिया है वो मेनली ताल्लुक रखता है बल्दियाती निज़ाम के बारे में, और हमारी मुलाकातें उनसे हुई हैं और ये तय पाया है। एक उमूमी, मैं आपको बता दूं, एक उमूमी सोच ये पाई गई है कमेटी के अंदर, ये जो हमारी कमेटी है आइन के हवाले से जो खुसूसी कमेटी है, कि हम फोकस करें इस दफा इन दो चीज़ों पे, कोर्ट पे और जजों की तकर्री के तरीक़ाकार के हवाले से। इसके अलावा हुकूमत के बहुत से मुतालबात हैं, हम नहीं चाहते कि आप इसमें डालें। मौलाना के हैं, इसी तरह एमक्यूएम के हैं। तो एमक्यूएम को यकीन दिलाया गया है कि इंशाल्लाह हमें उसूली तौर पे बल्दियाती निज़ाम की मजबूती से और उनकी तजावीज़ से। चलिए लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे सर। अच्छा जी, एक तो ये सिलसिला है, ये मसाइल हैं जो हुकूमत ये कहती है कि ये तो आवाम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। साकटार साहब की गुफ्तगू आपने कल सुनी होगी रात में। वो कह रहे थे कि ताकि आवाम को लंबी लंबी तारीखें ना मिलें और उनके जो केसेस हैं उनकी जल्द सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम ये आईनी मामलात अलग करना चाहते हैं। देखिए बात सारी ये है कि अगर आवाम को फ़ायदा होता है किसी चीज़ से वाकई ही ट्रूली, तो फिर चीज़ें शायद हो भी जानी चाहिए। जैसे कि एक फ़ायदा ये होगा, आवाम के मसलों की हम बात कर ही रहे हैं, तो महंगाई की हम कल से बातें कर रहे हैं। और क्या, जब पेट्रोल की प्राइसेस आपको बताया, कल हमने डीजल का बताया था कि वो ज़रा प्राइस ऊपर चली गई है, पेट्रोल स्टेज द सेम, लेकिन क्या कुछ ओवरऑल कमी आ रही है? नंबर्स, हमारे फिगर्स ये बताते हैं और इंसिस्ट किया जाता है कि जी इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट्स में आ गई है एंड ऑल दैट, बट
इज़ द कॉमन मैन फीलिंग दैट रिलीफ और नॉट? कल भी कुछ शहरों से में हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की थी, आज भी कर रहे हैं, और हैदराबाद से शुरू करते हैं मामला। अली नईम है वहाँ पे हमारे साथ। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर पहुंच गई है, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी के लिए इस वक्त सब्ज़ी ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद 2 नंबर के बाज़ार में मौजूद हूं, और अगर हम यहां पर सब्ज़ियों की बात करें तो कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं जो 100 रुपये किलो से कम हो। अगर हम हरे मसाले की ही बात करें तो प्याज 180 रुपये किलो पर पहुंच गई है, टमाटर 160 रुपये किलो है, अदरक 800 रुपये किलो, लहसुन 520 रुपये किलो, लीमू 640 रुपये किलो है, हरी मिर्च 160 रुपये किलो है। अगर इसी तरह से अगर हम सब्जियों की बात करें जिसमें मटर है तो मटर की कीमत 480 रुपये किलो है, फूल गोभी 120 रुपये किलो है। सिर्फ बात सब्जियों तक ही महदूद नहीं है, अगर फलों की बात करें तो फल भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। ना गोश्त की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, ना ही फल और सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है। हैदराबाद की सूरत हाल आपने जान ली, अभी जाएंगे हम फैसलाबाद, और वहाँ हैं कौन? हमाद अहमद। हमाद अहमद हमें बताएंगे कि फैसलाबाद में आवाम क्या कह रहे हैं, महंगाई क्या कम लग रही है या कीमतें बरकरार हैं या बढ़ी हैं? लुक एट द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, क्योंकि अभी हम हैदराबाद में जो देख रहे थे तो वो लास्ट शॉट जो था उसमें मेरा दिल चाहता है जल्दी से जाके सफाई कर दूँ थोड़ी सी फलों की। अच्छा, फैसलाबाद की मार्केटों और बाज़ारों में ख़रीदारी करने वालों का ये मौक़िफ़ है कि महंगाई ने बदस्तूर अपने डेरे जहाँ पर जमाए हुए हैं। ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ और फल और ज़रूरी अशिया जो ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में कोई रिलीफ इनको नहीं मिल रहा। सब्ज़ियों और फलों की कीमतों में जो ज़ायद कीमतों के साथ साथ उनकी जो मुकर्रर कीमत है जो मार्केट कमेटी की जानिब से मुकर्रर की जाती है उस पर भी अमल दरामद होता नहीं नज़र आ रहा। जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म है वो भी गैर फाल नज़र आ रहा है, जिसकी मिसाल कुछ यूँ है कि मार्केट में सब्जियों के जो है वो रेट्स अगर उनका मुआवजा किया जाए तो सरकारी कीमत जो आलू की है वो उसकी कीमत जो है 80 रुपये के करीब है, जबकि मार्केट में 130 से 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया दावा तो करती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग की जाती है, जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। और जो यहाँ पर ख़रीदारी करने वाले हैं उनका ये कहना है कि जो मार्केट में महंगाई बदस्तूर उसने अपने डेरे जमाए हुए हैं। जी थैंक यू हमाद। बात तो वहीं आ गई, सो कोई ख़ास इतना कोई ड्रॉप नहीं आया प्राइसेस में। अलबत्ता मुझे देख के ये समझ आ गई कि आज मैं क्या पकाएंगे। मुल्तान टेस्ट में नए खिलाड़ी आजमाने का तजर्बा अभी तक तो कामयाब दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह आगे भी यही मोमेंटम हम बरकरार रखेंगे। स्पिनर्स हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है और इंग्लिश टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन के साथ अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। पहली इनिंग का खजारा खत्म करने के लिए मेहमान टीम को अब भी 127 रन दरकार हैं, 4 विकेटें उनकी बाकी हैं। सो ये है सूरत हाल। वैसे मेहमान टीम को इतना लाइटली ना लिया जाए, बिल्कुल ना लिया जाए, क्योंकि वो मेरा ख्याल ले भी नहीं रहा। वैसे कौन ले रहा है लाइटली? साजिद खान और नुमान अली ने कमाल किया है और बेहतरीन रहा है अभी तक का सीन। ठीक है जी, सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ ही हमें बताएंगे। सबसे पहले कल हम देखा कि पाक भारत ताल्लुकात की जब आगे बढ़ने की बात हुई तो इसहाक डार और जयशंकर साहब के बारे में ये रिपोर्ट हुआ कि क्रिकेट से बातचीत का आगाज हुआ था। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, इंडिया आएगा नहीं आएगा, ये भी एक हाँ, तो क्या लगता है आपको ये मतलब कोई कमिटमेंट क्या होनी थी? मतलब बातचीत तो हुई होगी ना, कि एटलीस्ट बात शुरू तो हो गई है। एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि इंडिया आएगा। जी अब्दुल्ला और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मामला है, आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी गर्मा गर्म खबरें मिलने वाली हैं, क्योंकि अगले 2 से 3 रोज में इजलास होने जा रहा है। आईसीसी का दुबई में जो विमेन वर्ल्ड कप जारी है उसके मौके के ऊपर, और उस हवाले से खबरें भी सामने आएंगी और उससे पहले स्पेकुलेशंस भी जो हैं वो अपने अरूज पर होंगी। और मैं नहीं समझता कि इस मीटिंग में या आने वाले चंद दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। ये मिड नवंबर के बाद या अर्ली दिसंबर तक ये लिंगर ऑन करेगा मामला, और उस वक्त तक आपको इस हवाले से खबरें मिलती रहेगी। बहुत ज्यादा ऑप्शन जेरे गौर है, जिससे कल ईसीबी के जो सरबराहान यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने नई एक बहस का आगाज कर दिया, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बातें हो रही थी, जितने भी ऑप्शन जेरे गौर थे कि इंडिया आएगा नहीं आएगा,
क्या पाकिस्तान और इंडिया के आपस में मैच यहाँ पर लाहौर में हो सकेगा, क्योंकि लाहौर में रखा गया जो मुजव्वजा शेड्यूल है। उसके साथ साथ हाइब्रिड के ऊपर बात की। ये सारे मौजूआत जो थे ये उन सरबराहान ने रिचर्ड पाउल और रिचर्ड थॉम्पसन ने जो है वो यहाँ पर फॉरेन मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और इसी वजह से अब ये गर्मा गर्मी, क्योंकि बोर्ड सरबराहान की जानब से पहली मरतबा ये बात कही गई है कि कई ऑप्शंस जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे गौर है। इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया के बगैर उन्होंने कहा कि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि इंडिया के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कर लें, या इंडिया इनकार करता है पाकिस्तान आने की सूरत में तो आप उसकी जगह पर कोई और टीम जो है वो शामिल कर लें, क्योंकि जो राइट्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा कमाई होती है आईसीसी की या दुबई, उसी में से दीगर ममालिक को रेवेन्यू भी मिलता है। तो वो कहते हैं कि इनके बगैर तो आप सोचे ही ना, अगर वो नहीं आते, अगर ये फैसला वैसे नहीं कर पाते तो हम जो है वो बड़े मुश्किल उस वक्त टाइम्स वर इवन टफर जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया पहुंच गया था लास्ट ईयर फॉर द वर्ल्ड कप, और अब तो अभी तो बिल्कुल, और अभी तो जरा बेहतरी हुई है, उनके जयशंकर भी पाकिस्तान आके, अब हमें कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही कि किस जवाब पे वो ये कह दें कि हम नहीं आएंगे। भाई अब तो उनके अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आके चले गए हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। गुज़िश्ता बस इसी जगह पे आपसे इसी मौजूद के ऊपर गुफ्तगू भी हुआ करती थी। पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अपनी लचक का मुजाहरा किया, 2016 हो या 2023 हो। वैसे सुहेल जब नहीं भी करना चाहिए था, कोई खास जरूरत नहीं थी, तब भी किया है। उस वक्त भी ये बात होती थी कि अभी हम जाएंगे ताकि इंडिया 2025 में आ जाए आगे। डेफिनेटली अब्दुल्ला, बिल्कुल हम लोग भी बात किया करते थे कि ये इस वजह से है कि अगर हम जाएंगे तो वो आएंगे। अभी तक तमाम सूरत हाल जो है तमाम ममालिक एग्री हैं पाकिस्तान आकर खेलने के लिए, तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? 4 महीने रह गए। चलिए वो तो अभी जाहिर है अभी इनकी भी बात शुरू हुई है। लेट्स होप के कोई मुस्बत पेशरफ्त हो। अभी जरा हम अपने साजिद खान की बात करें, हम नुमान अली की बात करें। साजिद ने 4 विकेटें ली, नुमान ने 2 विकेटें ली। सीम्स लाइक इट कि हमारा जो स्पिन बॉलर्स को शामिल करने का तजर्बा था ये कामयाब रहा है माशाअल्लाह। और वो जो हम कहते रहते थे कि भाई हमारे पास तो कोई स्पिन बॉलर ही नहीं है, स्पिन बॉलर ही नहीं है, ये हमारे ही स्पिन बॉलर्स हैं ना जो विकेटें ले रहे हैं इंग्लिश बैटर्स की। जी अब्दुल्ला, ये भी स्पिन पार्टी जो है ये शुरू हुई है, और मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट आकब जावेद एंड कंपनी को देना चाहिए, जिसके ऊपर इन्हिसार किया इस कंपनी के ऊपर चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने। यही एक फार्मूला है कि जिसकी वजह से आप जीत सकते हैं। अपने हमसाया मुल्क में देखें, आज न्यूजीलैंड का और इंडिया का टेस्ट मैच बेंगलुरु में शुरू हुआ है, उसमें भी उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं। उनका कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा बन जाता है कि जडेजा और रविचंद्रन अश्विन जो है वो बैटिंग बड़ी शानदार करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इन्हिसार कुलदीप यादव को डाल के 3 स्पिनर्स के ऊपर किया है। सब कॉन्टिनेंट में जब आप खेल रहे होते हैं आपके पास विनिंग फार्मूला यही है कि आप अपनी मनपसंद की पिचेस बनाएं और उसके ऊपर स्पिनिंग ट्रैक हो, और आप 3 स्पिनर्स। We have grown up watching our spinners performing well and outclassing all the other rest of the bowlers of the world. हमने बड़े होते देखा है, तो ये अचानक से हमारा इतना इन्हिसार फास्ट सिर्फ पेसर्स पे आया, जाहिर है उनकी फिर उसी पे रह गया। हाँ उसी पे रह गया। जाहिर है उनका एक स्टार वैल्यू भी होती है, लेकिन अब शायद रियलाइजेशन हो रही है। अब्दुल्ला रहमा, आप ये बात ज़हन में रखें, जब भी एक बैटर कप्तान होगा, बैटर से मुराद है कि बैट्समैन कप्तान होगा, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि ऐसी पिच हो जिससे अगर वो फास्ट बनाए तो वो खुद फंसे, और अगर वो स्पिनिंग बनाए तो उसके ऊपर भी। हम माशाल्लाह स्पिनर को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं हमारे बैटर्स, और हमारे बैटर्स सीमर्स को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, इसलिए उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि ऐसा ट्रैक बनाया जाए जिसके ऊपर वो अपने फ्लुएंटली रन्स कर सके। वो एक अलग बात है कि जब दूसरी इनिंग्स में आती है तो हमारे बैटर्स भी माशाल्लाह पवेलियन से वापस चले जाते हैं, लेकिन पहली इनिंग्स में तो उनका रिकॉर्ड शानदार है। आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सर्कल था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो भी इसी वजह से खोया कि आप विनिंग फार्मूला के ऊपर नहीं गए, और विनिंग फार्मूला यही है जो इस टेस्ट चल रहा है। अच्छा, टॉकिंग ऑफ ट्रैक, अब ये दूसरी इनिंग्स भी आ रही है, इसी ट्रैक पे हम जो है उनको आउट करते जा रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा? तो ये इस पे जरा बताएं कि क्या सोच है आपकी? हमें फायदा है वैसे थोड़ा सा कि उनके पास जरा हमारे जितने स्पिनर नहीं है। 100 रन की बर्तरी लेना है, 100 रन की बर्तरी लेना। अभी 127 रन पड़े हुए हैं बर्तरी के पाकिस्तान की, और अगर 30-40 रन के अंदर आउट कर लेता पाकिस्तान, उनकी टेल शुरू हो चुकी हुई है। सिर्फ जेमी स्मिथ हैं जो इस वक्त विकेट कीपर जो बैटर है उनके वो क्रीज पर मौजूद है, ब्रैडन कार्स उसके साथ है, उसके बाद बॉलर्स उनके शुरू हो जाएंगे। तो आप अभी पहले आधे पौने घंटे तक आपको अंदाजा हो जाएगा कि कल जिस तरह इख्तिताम हुआ था डे का,
उसी तरह पिच बिहेव करती है। लेकिन तमाम लोग यही कह रहे हैं, जो माहिरीन है यहाँ पर, जो कल साजिद खान के साथ बड़ी बात हुई थी, उनका भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद जो पिच है वो डिटीरिएट भी करेगी और उसके ऊपर स्पिन भी ज्यादा होगा। थैंक यू जी, लेट्स सी क्या होता है। सो होपफुली हम ये मैच निकाल लें। But at least we had a good cricket day yesterday. मतलब ऐसी खुशी तो हो गई। It was a good day yesterday. You know, बहुत सारी चीजें और भी चल रही थी इसकी वजह से। बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहा था। It was a very happening yet good day। जी, बरतानिया में भरपूर मुहिम चलाने के बावजूद बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड वाले इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान के इलेक्शन के कागजात मुस्तरद करते हुए चांसलर के लिए 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बानी पीटीआई से मुताल्लिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मारूफ बरतानवी कानूनी फर्म मैट्रिक्स चेंबर्स से राय तलब की थी और मैट्रिक्स चेंबर्स ने सज़ा याफ्ता होने पर बानी पीटीआई इमरान खान को चांसलर के लिए नाअहल करार दिया था। पीटीआई को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इमरान खान के चांसलर बनने की सूरत में पार्टी को सियासी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी जो है वो बड़ी लॉबिंग कर रहे थे। इनफैक्ट ये लगता है टास्क उन्हीं को दिया गया था। अब इस पर उनका क्या कहना है ये देख लें। लॉबिंग या मीडिया इज़ ऑल्सो ऑन ऑन। इसमें यह तो नहीं है कि जिसको आपने ओहदा दे दिया तो वही उसमें ज़बरदस्त है। वो भी कोई एक्सपर्ट नहीं होता। हम पॉलिटिशियंस हैं तो हमारा काम होता है कि हम एक्सपर्ट्स को हायर करें। तो बेशक हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं एक्सपर्ट्स को हायर करता हूँ। यूएन के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया गया। ऑक्सफोर्ड का अगर हमने करना है तो हमने एक्सपर्ट्स को हायर किया। आगे जाके जो इंशाल्लाह जो हम यूरोप में करने जा रहे हैं उसके लिए हम यूरोप के एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं। नेचुरली डिसअपॉइंटमेंट तो इनको काफ़ी हुई है। हमने बात की ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ यूके मुर्तज़ा अली शाह से और हमने बहुत से सवाल किए। एक तो हमने पूछा कि ऑब्वियसली खान साहब का नाम जो है उम्मीदवारों की फहरिस्त में से निकाल दिया गया है, तो क्या ये बात अब हतमी है कि खान साहब इस इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं? और ये बताया क्या वजह बताइए, ये भी बताएं सुने। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनमें से 38 लोग हैं जो उस लिस्ट में, सिर्फ 2 लोगों को इजाज़त नहीं की जो डिसक्वालीफाई किया गया है। उनमें एक इमरान खान है और इसके अलावा एक कोई और शख्सियत है जो इस लिस्ट में नहीं हो सके। क्योंकि उसके अलावा जो यहाँ से जो प्रोमिनेंट जो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें लॉर्ड पीटर मैंडलसन है, विलियम हेग हैं, उनके नाम जो लिस्ट में हैं, जो इस वक्त जो बरतानिया की कैबिनेट में सीनियर पोजीशन पर रहे उनका है, लेकिन बानी पीटीआई का नाम नहीं है। यूनिवर्सिटी अपना भी इस पे व्यू लेना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन है, अगर इमरान खान को ये ओहदा मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो उसको एक उनका खदशा ये था कि इसको एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने सामने रखे हैं और उसमें जो की रोल है वो तोशा खाना कन्विक्शन का है। चूँकि जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गवर्निंग रूल्स हैं, उसमें कोई भी ऐसा शख्स जिसकी कन्विक्शन हो चुकी हो किसी भी केस में, वो जो कन्विक्टेड शख्स होता है वो जो किसी भी जो चैरिटी है उसका ट्रस्टी या उसका कोई ओहदा नहीं ले सकता। इस सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान की जो कन्विक्शन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कि वो इंजीनियर्ड है और ये कि वो उसमें मुख्तलिफ जो उनकी कन्विक्शन हुई हैं वो सस्पेंडेड हैं और उनका जो स्टेटस सस्पेंडेड है। दैट मीन्स कि उनका प्ली ये थी कि वो उनको कन्विक्टेड शुमार नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और ख़ास तौर पर जुल्फ़ी बुखारी साहब की बड़ी कोशिश थी। उन्होंने कहा उन्होंने एक्सपर्ट्स भी हायर किए थे, रकम भी खर्च की थी। सो ही मस्ट बी रियली डिसअपॉइंटेड। और मुर्तज़ा ने हमें फिर ये बताया जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो चांसलर बनने की रेस थी, इसमें जो अप्रूवल था वो इमरान खान ने उसको अप्रूव किया था। जुल्फ़ी बुखारी को उन्होंने अपॉइंट किया था जो उनके इंटरनेशनल जो एडवाइज़र हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे और उनके जो इंटरनेशनल मीडिया हैंडल करते हैं। उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी ने यहाँ पर बड़ी एक हैवी उन्होंने कैंपेन चलाई। तकरीबन 3 महीने तक यहाँ पर भरपूर कैंपेन आई जिसमें मुख्तलिफ ओपिनियन पीसेस आए जो ब्रिटिश प्रेस में इमरान खान की हमायत में बहुत सारे आर्टिकल्स उनके ख़िलाफ़ भी आए, गार्डियन में, टेलीग्राफ में और दूसरी पब्लिकेशन में इंक्लूडिंग टाइम्स में, जिसमें जो उनकी कैंडिडेसी थी उसको उसकी हमायत भी हुई और मुखालफत भी हुई। कैंपेन जो इस पूरी जिस तरह की जुल्फ़ी बुखारी ने कैंपेन चलाई उसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर का रोल था उसको बहुत बड़ी प्रोजेक्शन और प्रोफाइल तो ज़रूर मिला, लेकिन जो इसका आउटकम है वो
ऑब्वियसली वो नहीं है जो अच्छा ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट तो काफ़ी सारों को हुई होगी और देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पाकिस्तानीज़ इन द यूके। तो मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि पहले तो कोई डिसअपॉइंटमेंट्स होती थी तो वो पहुंच जाते थे और बहुत सी जगह थी जहां वो कर सकते हैं एहतजाज, करते थे, हाँ वहीं करते थे। तो अब क्या वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर जाके एहतजाज करेंगे, एम्बेसी का मतलब क्या करेंगे, क्या प्लान है? तो मुर्तज़ा ने हमें ये जवाब दिया। जी देखिए, यहाँ पर जब से ये खबर चली कि इमरान खान बनना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर, तो यहाँ पर एक बड़ी शार्प डिवीजन सामने आ गई थी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो इस कैंपेन को लीड कर रही थी और दूसरी तरफ PMLN बरतानिया के जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट है खुरम भट्ट, उन्होंने भी कैंपेन लॉन्च कर दी और वो यूनिवर्सिटी जाकर वो लीफलेटिंग उन्होंने की, वो वहाँ जाकर वो उन्होंने कैंपेन करते रहे, वहाँ उन्होंने जाकर पिटिशन्स दी और उसके अलावा स्टूडेंट्स के साथ मिले। वो तकरीबन 3 बार वो यूनिवर्सिटी गए और वहाँ जाकर वो पैम्फलेट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें उन्होंने इमरान खान की मुखालफत की। इमरान खान की जो हमायती ग्रुप है उन्होंने मीडिया पर बड़ी इस हवाले से कैंपेन चलाई और वो भी यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ उन्होंने जाकर उनकी हमायत में पिटिशन की। जो वहाँ पर ऑक्सफोर्ड जो यूनियन के तकरीबन 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक पिटिशन भी की कि इमरान खान को चांसलर बनना चाहिए। ये पूरी इस हवाले से कैंपेन तो दोनों साइड की तरफ से चली और ये सारा कुछ अब हो चुका है। अब ऑब्वियसली जो थैंक यू सो मच मुर्तज़ा अली शाह ने हमें डेट दी इस सिलसिले में जी। और लाहौर में जो तलबा का एहतजाज शुरू हुआ वो 100 कोशिशें कर ली, उसकी हज़ारों एक्सप्लेनेशंस आ गई। मतलब कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से एक पूरी पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन वीडियो जारी की गई, पुलिस की तरफ से एक्सप्लेनेशन जारी हुई। कल तो वज़ीर आला पंजाब खुद ही आ गई बताने के लिए सहाफ़ियों को। ऑब्वियस ही बात अच्छा ये भी बड़ी अजीब बात लगी, कोई मानने को तैयार नहीं, थोड़ी देर के लिए भी मानने को तैयार नहीं है। लाहौर और रावलपिंडी में इस पे प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी भी एज वी स्पीक प्रोटेस्ट हो रहा है। ये बिल्कुल थोड़ी देर पहले के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं और ये इसी इशू पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मतलब हमारा एक सवाल ये भी बनता है, हम अपने गेस्ट से पूछेंगे कि ये स्टूडेंट्स कब मानेंगे और क्यों नहीं मान रहे अगर उनको बार बार ये प्रूफ्स दिए जा रहे हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, तो रुक जाएं। मतलब आई एम जस्ट वंडरिंग कि आप क्यों लगे हुए हैं जब सादा प्रोटेस्ट नहीं है। इसमें चीज़ों को आप ये देखिए, डेस्क चल रहे हैं स्कूल के, ये टेबलें चल रही हैं स्कूल की। नॉट जस्ट दैट अब्दुल्ला, आई एम सॉरी टू से ये इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो पहले इन द पास्ट हुए भी हैं, उन पे हमने ये इतने प्रोटेस्ट नहीं देखे जो एक और इस इंसिडेंट पे हो रहा है, जो कि हुआ नहीं हुआ किसी को इस वक्त नहीं पता। इन स्टूडेंट वो मानने को तैयार ही नहीं है। ये लाहौर के विजुअल्स हैं जी, और ये बाकायदा पत्थर और गुलेले चल रही हैं। कुछ देर पहले के आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, पुरानी बात नहीं है। इस सारे में सूरत कंसर्निंग क्या बात होती है, इसमें ये जो इशू है ना, जो इंतहाई सेंसिटिव इशू है हमारे यहाँ, बहुत हमारी बिल्कुल भी अच्छे हालात नहीं हैं औरत के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। आए रोज़ हम ऐसे वाक़यात रिपोर्ट करते हैं। छोटी 3 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल की औरतों तक को निशाना बनाया जाता है और हम हर तीसरे दिन ये वाक़यात रिपोर्ट करते हैं और जिस सूबे में हुआ होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने क्या कार्रवाई की है। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें दिल तो चाहता है कि पूरे मुल्क को खड़ा हो जाना चाहिए कि अब ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन हमने उस लेवल के प्रोटेस्ट नहीं देखे जो इस इंसिडेंट पे हो रहे हैं। इस इंसिडेंट पे और हम बार बार इसलिए कह रहे हैं बिकॉज देयर आर 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी। एक जगह तो ये कहा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन हुई है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर क्या चीज इंस्टिगेट कर रही है जिससे एहतजाज का दायरा कार पूरे सूबे में फैल रहा है और अब पता नहीं बाय डिज़ाइन या बाय प्लान फैल रहा है या क्या हो रहा है। ये सारे सवाल हम रखेंगे। एक तो हमारे साथ हैं रईस अंसारी साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ लाहौर के, और फैसल कामरान साहब जो DIG ऑपरेशंस लाहौर हैं। पहले पंजाब की भी एक स्टेटमेंट है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक लंबी चौड़ी। व्हाट शी हैड टू से अबाउट इट, ये सुन लें। कहानी घड़ी गई, इल्जाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ। 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी, 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए। जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। ये मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है
इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक पीटीआई से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फ़ौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैकडाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाया जाए। अच्छा, ये भी जल्दी से आपको बता दें, उसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया कि तलबा को मुश्तल करने वाले लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह अव्वल तो पता नहीं अपनी तरफ से इस लड़की को मार भी दिया था, जान से मार दिया था। पहले ये ट्वीट एक वायरल हुई क्योंकि हम तक भी सारी चीज़ें पहुंची रही थी कि वो लड़की जो है वो खुदा न खास्ता वो अब मर गई है। उसके बाद फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके बाद ये एक और ट्वीट मरियम नवाज के अपने। अच्छा, ये जो मरियम नवाज साहिबा के साथ जो बच्ची बैठी हुई है ना, इस बच्ची की वीडियोस भी मेरे पास अभी भी मोबाइल में पड़ी हुई है। मतलब ये लम्हा बलम्हा डिटेल दे रही थी एहतजाज के दौरान कि चीखें हुई और फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, और अब ये साथ बैठी हुई है। हाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो हम रईस अंसारी साहब से जाने, रईस साहब किसी की बात नहीं, ना हमारी सुने ना और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आपकी रिपोर्टर्स फील्ड में निकले हुए हैं, आप बताएं हमारे जियो न्यूज़ लाहौर की तहकीक क्या कहती है इस वाक़े को लेकर। देखें, जब ये मामला सामने आया कि ये सोशल मीडिया पर, तो हमने ये जुमेरात की शाम को और जुमे को हमने ख़ुद इसकी अपने रिपोर्टिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मैं ख़ुद भी फील्ड में गया हूँ। मैं बहुत कम फील्ड में जाता हूँ लेकिन मैं ख़ुद फील्ड में गया। हम बहुत लड़कियों से मिले, लेकिन उस वक्त जो है हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा था और कि इस किस्म का कोई वाक़या हो, क्योंकि हमें उसके लिए बड़ा क्लियर एविडेंस चाहिए होता है। हम ऐसे सोशल मीडिया की चीज़ों को लेके चला तो नहीं सकते। हम जिस लड़के या लड़की से क्लास वालों से मिले, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने देखा, उसने कहा कि हमने सुना कि वहाँ लड़की चीखें मार रही थी, हमने सुना कि वहाँ बेहोश हो गई, फिर स्ट्रेचर लाई गई, फिर रेस्क्यू एम्बुलेंस आई। देखें, अभी आपने हंगामे आराई देखी, इसमें लड़कियों ने ऐसी फुटेज बना के अंदर से भेजी हैं। तो स्ट्रेचर की फुटेज क्यों नहीं बनाई अंदर लड़कों ने? उस लड़की जब बेहोश हुई क्यों नहीं बनाई उसको उन्होंने? तो हमने जब मालूमात की तो जो हमें नज़र आ रहा था, हम अभी इस पर कन्फर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि तहकीकात जारी हैं, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है, तो हमें ये नज़र आ रहा था कि इस किस्म का वाक़या कॉलेज के अंदर तो हमें नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये तकवीत ऐसे पकड़ा इस दो चीज़ों ने कि वो लड़की जिसको जो CCU में थी, जिसका नाम लिया गया, अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि CM साहबा ने भी ले लिया, इसका नाम पहले लिया गया उसका कि वो ICU में है, तो उस पर ये डाउट कहाँ से ज़्यादा तकवीत क्यों पकड़ा इसने? वो लड़की, ये वाक़या जो सोशल मीडिया पे आया ये 10 अक्टूबर को आया, वो लड़की 2 अक्टूबर को जो बकौल उसके चचा बाप के वो गिरी है घर में, और सिर्फ पाँव स्लिप होने जो गिरी है तो उसे ले जाएगा जनरल हॉस्पिटल जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। साहब, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स का बड़ा चर्चा था जी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, हम जाहिर है मेडिकल रिपोर्ट्स किसी की टीवी पे तो नशर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों तक पहुंची हैं कि वो जब एडमिट हुई, मतलब उसका एविडेंस है कि वो 2 के बाद 3 को अस्पताल पहुंच गई। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 2 तारीख को वो गई है जनरल हॉस्पिटल, कोई ऐसी उसमें अच्छी मेडिकल चीज़ नहीं जो डिस्कस ना की जा सके। वो 2 को जनरल हॉस्पिटल गई है, वहाँ उसका CT स्कैन हुआ जो कि नॉर्मल है, और उस पर डॉक्टर ने लिखा कि ये पुलिस और कोर्ट के एविडेंस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके बाद वो घर आ गई है, कौन सी इतनी बड़ी चोट थी उसको? उसके बाद 3 अक्टूबर को वो एक प्रोफेसर डॉक्टर, मैं नाम नहीं ले रहा, उनसे मेरी बात हुई, उनकी क्लिनिक पे गई है, उसके बाद फिर घर आ गई है, फिर घर में आई है वो। और 4 तारीख को वो मज़ीद 4 तारीख को वो मॉडल टाउन के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल हुई है। जब वहाँ दाखिल हुई है और 5 तारीख को उसका MRI हुआ, MRI में यह है कि इसकी MRI नॉर्मल है और बैक पे जो है ना, बैक पे अपर साइड पे उसके पट्टा जिसम कहते हैं मसल पुल हुआ। हमने ये 2 से बात चली हुई है बस फाइनली, और फिर हम ऑब्वियसली हमारे साथ फैसल कामरान साहब भी हैं, लेकिन ये 2 अक्टूबर से बात चली हुई है लड़की के। मेरी एक पूरी बात सुन ले, पूरी चीज़ सुन ले। ये जब ये 5 तारीख को इसका हुआ, 5 अक्टूबर को इसका MRI वो नॉर्मल है। डॉक्टर्स ने किस कैपेसिटी में उसे 8 दिन ICU में रखा और हॉस्पिटल में रखा उसको? मेरी डॉक्टर से बात हुई, मैं कहा इसको क्या प्रॉब्लम थी? कुछ भी नहीं था, घर क्यों नहीं भेजा? कह रहा एंजाइटी हो रही थी। मैं कहा कौन सा एंजाइटी का मरीज है जिसको 8 दिन आप ICU में रखते? वो भी ICU में, जब वो भी ICU में और हॉस्पिटल 8 दिन। 11 तारीख को इसको छोड़ा गया, 11 तारीख को वहाँ डिस्चार्ज हुई है। 8 दिन उन्होंने बिला वजह, जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल पैसे कमाने के लिए मरीज रख लेते हैं, तो उससे जब जो उन्होंने जो करना चाह रहे थे स्टूडेंट, जो ये करना उनका जो प्लान बना था, जो मुझे लग रहा है, मैं हाथ में नहीं हूँ, उन्होंने इस लड़की को लिया और क्योंकि ICU में थी
इससे बाद से तकवीत शुरू होगी, शायद हुआ। अब देखें ना, लोग लातादाद आप लोग देखिए यकीन करना शुरू हो गए। फिर दूसरा जो अगले दिन जो हम पुलिस ने उस पर 9 तारीख को उस बंदे को पकड़ भी लिया, उस पर पुलिस ने जारी भी किया कि हमने उसे अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया है। लेकिन मेरा राय है कि उसी रोज़, क्योंकि ये कॉल हुई थी एहतजाज की, पुलिस को खुद स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी टीवी पर आके, और जो ये पंजाब कॉलेज की इंतजामिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें इतवार को कर देनी चाहिए थी। ये दोनों चीज़ें टीवी पे बैठ के उन्हें करनी चाहिए थी, सोशल मीडिया पे करते, ताकि शायद ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाती। लेकिन इतने सवाल हैं अगली मिली, वो जो वजीर तालीम साहब के बयानात हैं ना, उन्होंने और कंफ्यूजन क्रिएट की। आखिरी बात कर रहा हूँ कि जो तकवीत मिली अगली, जो उस बात को जो मुजाहरा हुआ जब वजीर तालीम आए, लेकिन कहा उन्होंने ये था कि अगर ये वाक़या हुआ तो फिर जो फुटेज डिलीट की गई ये गलत था, प्रिंसिपल को हटाया नहीं गया, गलत था। उससे और लोग फ्लेयर अप हो गए, उन्होंने कहा तो वज़ीर तालीम कह रहा है कि फुटेज डिलीट हुई। तो ये कुछ मिसहैंडल भी हुआ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जो अभी तक मैं इस पर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, मुझे तो ऐसा कोई वाक़या नजर नहीं आ रहा। एट एनी गिवन टाइम एक इतना बड़ा कॉलेज है, कोई बच्चे बीमार हो ही जाते हैं, जरूरी नहीं है एक ही लड़की हो, और भी लोग हो सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टारगेट क्यों किया गया है, ढूंढ के कि ये बच्ची ICU गई है, MRI हुए, ये एक बड़ा सिनिस्टर प्लॉट लग रहा है। खास तौर पे अगर भाई 1000 दफ़ा घर में कोई बीमार हो गया, कोई गिर गया, कोई दांत की दर्द होगी, यू गो टू द हॉस्पिटल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसको क्यों पकड़ा गया है? इन एनी केस फैसल कामरान साहब DIG ऑपरेशंस लाहौर भी हमारे साथ हैं। फैसल साहब, आप लोगों को कब ये खबर मिली और कब से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कब आपको पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? थैंक यू वेरी मच जी। आप हमारा वर्जन आपने सुनने के लिए बुलाया मुझे। ये इंसिडेंट बताया जाता है कि 10 अक्टूबर को ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद ये सैटरडे को, 10 अक्टूबर थर्सडे है, उसके बाद ये सैटरडे को एक सोशल मीडिया पेजेस हैं, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 2 सोशल मीडिया के पेजेस थे जिनके ऊपर ये खबर लगाई गई कि एलिजिडली इस तरह रेप हुआ और इस तरह ये वाकया हुआ। वो सोशल मीडिया पेजेस जो हैं वो कॉलेज के अपने पेज हैं, स्टूडेंट बॉडी के पेज है, या इंडिपेंडेंट कोई न्यूज़ मीडिया के पेज है? वो न्यूज़ मीडिया के पेजेस हैं जिनके नामों से आपको लगेगा कि वो कोई सीरियस किस्म के पेजेस नहीं है, कोई बड़ा चैनल नहीं है, कोई ऑथेंटिक चैनल नहीं है। वहाँ पे तो वो जो जहाँ से सॉरी DIG साहब मुझे बताइएगा, जहाँ से ये खबर जेनरेट हुई है, वो जो 2 पेजेस है ना आपने कहा, कहीं किसी ने तो बैठ के ये स्क्रीनशॉट, ये जो खबर का बनाया है और अपलोड किया है, वहाँ तक पहुँच गए आप लोग? जी बिल्कुल, ये FIA को मैटर रेफर हो चुका हुआ है। FIA उसके पीछे, उन पेजेस के पीछे कौन है, उस पर कार्रवाई कर रही है। अच्छा, एक और बात, फैसल कामरान साहब, वालिदैन का ये मानना है, क्योंकि अभी भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की अपनी एप्रीहेंशंस होती हैं कि भाई वालिदैन तो आके बच्ची के कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जाहिर है सभी कह रहे हैं, लेकिन एट टाइम्स बच्चे वालिदैन से ऐसी बातें छुपाते हैं और अपने दोस्तों को बता देते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो शॉर्ट्स पहुंचे हैं वो जो किसी और कैंपस के बच्चे हैं, और वो कह रहे हैं जी हम जानते तो नहीं, ये कि इस क्लास के जो और बच्चे हैं, इसी बच्ची की क्लास के जो और बच्चे, किस क्लास में हुआ है वाकया, उनसे आपकी बात हुई, उनसे आपने इन्वेस्टिगेट किया ताकि यू आर ऑल्सो श्योर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो हमारे पास कोई खबर, कोई और चीज़ नहीं थी। सैटरडे नाइट फौरी तौर पे जो कॉलेज है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया गया, उसकी प्रिंसिपल को कांटेक्ट किया, वहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कांटेक्ट किया। उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि हमें ऐसा कोई वाकया नहीं पता चला और ना इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ। हमारे पास और कोई क्लू नहीं था। संडे को हमने उनसे दोबारा रब्ता किया कि इस पोस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक नाम है गार्ड का, उसका मेंशन किया हुआ है, उस गार्ड का बताएं। उन्होंने कहा गार्ड की ये रिटन छुट्टी है, रिकॉर्ड दिखाया उन्होंने कि ये उसी दिन, जहाँ पे लिखा था कि उसी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन से वो गार्ड गायब है। तो हमने उस गार्ड को ट्रेस किया, वो पता लगा कि वो सरगोदा गया हुआ है। देखिए सस्पिशियस हो जाता है ना, बात तो कोइंसिडेंस की बात हो गई ना कि वो उसी दिन उसकी छुट्टी भी थी, बट एनीवे कैरी ऑन। तो उस दिन वो छुट्टी लेके, रिटन छुट्टी लेके वो गया हुआ था, जिसका रिकॉर्ड भी था।
अब हमने उस गार्ड को ट्रेस किया क्योंकि हमारे पास कोई और फैक्ट, कोई और विक्टिम, कोई फैमिली कंप्लेनेंट नहीं थी। हमने उस गार्ड से रब्ता किया, वो पता लगा वो सरगोदा गया हुआ है। हम वहाँ से सरगोदा से उसे क्वेश्चनिंग के लिए ले आए अपने पास। अब जब उससे सवाल जवाब किए तो उसको इस वाक़े का कोई इल्म नहीं था। अब हमने फौरी तौर पे ये मीडिया को प्रेस रिलीज़ भी दी कि ये वाक़या रिपोर्ट हो रहा है और इसके अंदर एक गार्ड का नाम है, वो पुलिस कस्टडी में आ चुका है और हम उससे सवाल जवाब कर रहे हैं इस वाक़े के बारे में। अब अगले दिन मंडे है, मंडे को फौरी तौर पे वहाँ पे प्रोटेस्ट की कॉल आ जाती है। जब वहाँ हम जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, स्टूडेंट्स उस कैंपस के वो लड़कियों का कैंपस है, उस कैंपस के बाहर बेशुमार लड़के मुख्तलिफ कैंपसेस से इकट्ठे हुए होते हैं। उनसे जिस वक्त मिलते हैं वो वायलेंट भी हो रहे होते हैं, हर बच्चे से, उस क्लास की लड़कियों से, बाकी तमाम लोगों से जितने वहाँ मौजूद हैं कि आप सिर्फ इतना बता दें कि ये इंसिडेंट किसके साथ हुआ है, कोई एक नाम होगा उसका। उन्होंने कहा नाम तो हमें नहीं पता लेकिन ये हुआ है। वो देवर सो श्योर। हमने मीनवाइल हमने एक और काम किया कि लाहौर के तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ MLC बनते हैं, वो उनके रिकॉर्ड चेक कराए, वहाँ पे ऑफिसर्स गए और वो सिर्फ हमने कोई जो हमारे जूनियर्स हैं, जो लोअर सबऑर्डिनेट या अपर सबऑर्डिनेट, उनको नहीं, SP रैंक के ऑफिसर्स को भेजा गया। फिर किसी ने इनबॉक्स किया कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उधर आप ICU में चले जाएं, आपको सारी स्टोरी पता लग जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन थी। उस हॉस्पिटल को भी चेक किया गया, सरकारी हॉस्पिटल चेक किए गए, कहीं पे हमें वहाँ पे ICU, वहाँ का मेडिकल रिकॉर्ड, कैमरे, कहीं पे किसी विक्टिम का पता नहीं चला। अब प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मीनवाइल पुलिस अपने जो क्लूज थे उस पर काम कर रही थी। स्टूडेंट से पूछना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कैमरे, बहुत सारे वीलॉगर्स और इस तरह के लोग वहाँ मौजूद थे। स्टूडेंट से मुख्तलिफ आरा उधर दी, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को, ये बच्ची जो कल CM साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई थी, इसने वहाँ पे बड़ा क्लियर बताया कि मेरे साथ, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो बंदा इंटरव्यू लेने आया था और जो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने कहा कि बेटा आप ये बात बोल दो। अब बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, वो क्योंकि उनको पूरा वाकया नहीं पता। देखिए वो जो बच्ची CM साहिबा के साथ बैठी हुई थी, उसने एक एक डिटेल बताई है, चीखें हुई और फलाना हुआ, और वो उसके बाद मतलब उसने कैसे कहानी घड़ ली ये सारी। और थोड़ा सा कैन वी जस्ट पुट इन द फैक्ट कि ये बच्चे इतने भी बच्चे नहीं हैं, ये बड़े बच्चे हैं, ये कोई 12-11 साल के बच्चे नहीं है, दे आर इन कॉलेज आफ्टर ऑल। फैसल साहब, डिलीट क्या वीडियो डिलीट हुई थी, वो भी ऐਵੇਂ ही बात छोड़ी गई थी या एक्चुअल आपने फाइंड आउट किया कि कोई CCTV वगैरह डिलीट हुई है? अच्छा मैडम, क्योंकि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन थी और बात से बात वो चाइनीज़ विस्पर की तरह फैलती जा रही थी, तो वहाँ पे जब मिनिस्टर साहब पहुँचे तो वो बच्चों ने उनको घेर लिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि मैं मिनिस्टर एजुकेशन हूँ। तो उसके बाद बच्चों ने उनसे बहुत सारे गिले शिकवे, उन्होंने कहा आप मुझे अपनी बात बताएं, मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो बच्चों को एक होप मिली कि मिनिस्टर हमसे बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे गिले किए कि वहाँ पे ऐसे हुआ, वीडियो डिलीट हो गई, प्रिंसिपल ने सख्ती की और प्रिंसिपल हमें इस वाक़े पे बोलने नहीं दे रही। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जो इंक्वायरी कमेटी में भी प्रूव नहीं हुए। अब उन्होंने कहा वीडियोस डिलीट हो गई। हमने वीडियोस का सारा रिकॉर्ड उनसे 13 तारीख को उस जो ये कैंपस है उसकी जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, 5 दिन का उनके पास वो DVR में स्टोरेज आता है उनका, लास्ट 5 डेज का, वो सारा हमारे पास है। वो आपने एग्जामिन कर लिया और उसमें कुछ डिलीटेड नहीं था, या आपको पता चल गया? आपने एग्जामिन कर लिया? हमने उसको सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट एग्जामिन किया और इस चीज़ का जवाब देने के लिए कि कोई ये कहे कि उसमें से कुछ पार्ट या कुछ चीज़ें डिलीट हैं, हमने उसको कल PFSA को जमा करा दिया। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी उसको इवेलुएट करेगी कि इसमें से कोई पार्ट कट, कॉपी पेस्ट, एडिटेड या टेम्पर्ड नहीं है। उसकी रिपोर्ट भी इंक्वायरी कमेटी को वो पुटअप कर देगी ताकि ये जेन्युइन उसको इस्टेब्लिश कर सके हम कि इसके अंदर कोई चीज़ है या नहीं है। जो भी उनकी रिपोर्ट आई वो शेयर की जाएगी। अच्छा फैसल साहब, खाना, ये जो बेसमेंट जिसकी बात हो रही है, ये भी आप बता दें हमें साथ साथ कि दरवाजे बंद हो गए बेसमेंट के, वो अंदर रह गई थी और जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहती है हमारे बेसमेंट के तो कोई दरवाजे ही नहीं है। My own niece studied in पंजाब कॉलेज और बेसमेंट में कोई दरवाजे नहीं है। फैसल साहब बताएं, आपने तो ऑब्वियसली देखा है, इन्वेस्टिगेट किया। बिल्कुल इसी तरह हम सब ने क्राइम सीन देखा, उस कमेटी ने क्राइम सीन देखा जिसके अंदर एलिजिडली कि ये क्राइम सीन है, ये बेसमेंट है, इसका दरवाज़ा है जो एक्सीडेंटली बंद हो जाता है। वहाँ पे हमारे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाके वीडियोस बना के आए, वो देख के आए और मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप में से कोई दोबारा अगर आपके पास उसकी कोई वीडियो है तो वो देख लें। वो बेसमेंट है, एक रैंप है जो नीचे जा रहा है, उस पर कोई दरवाज़ा है ही नहीं और वो ऐसी जगह ही नहीं है। ये बात
हाई पावर्ड कमेटी जिसको हेड चीफ सेक्रेटरी पंजाब कर रहे हैं, जिसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग। अच्छा, वैसे एक शिकवा है और वो जायज है कि वो जो हाई पावर्ड कमेटी है उसमें जाहिर एक रेप का मामला, एक बच्ची के रेप का मामला है, किसी कोई खातून जरूर शामिल करनी चाहिए थी। उस पे तो हमें बड़ा वैसे ही जरा क्वेश्चन मार्क बनता है। 2 खवातीन है जी, 2 है उसमें, 2 खवातीन। कौन कौन? अच्छा, हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें नहीं है जी। उसमें होम डिपार्टमेंट से मैडम उज़मा है, उसमें एक और सेक्रेटरी साहिबा हायर एजुकेशन जी। चलें, थैंक यू फॉर करेक्टिंग अस। ये क्योंकि एक और लिस्ट फहरिस्त आई थी उसमें कोई औरत नहीं नजर आ रही थी हमें, वो हमारे पास फहरिस्त अभी भी पड़ी है। फैसल साहब, एक और चीज़, कल सीएम पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो लड़की जो थी, जो है जिसके सारा ये मामला जो है, वो खुद भी सामने आना चाहती है, वो बताना चाहती है कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात को नहीं मान रहे। आपकी नज़र में अब ऑब्वियसली ये इतना बड़ा तनाज़ा बन गया है कि ये पंजाब के शहर शहर में ये हो रहा है और फॉर सम रीज़न स्टूडेंट्स मानने को तैयार ही नहीं है। शायद सॉरी टू हैव टू से दिस, लेकिन लग रहा है कि उनको शायद तसल्ली हो जाए अगर ये एक्चुअली कुछ हुआ हो और उनको जवाब मिल जाए कि ये तोड़ फोड़ और हम जो कर रहे हैं वो होना चाहिए। मतलब ये लड़की अगर आके कह दे तब भी नहीं मानेंगे, तब भी नहीं मानेंगे, फिर वो कहेंगे कोई और लड़की थी, यही लग रहा है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। रेप के विक्टिम के बारे में हम जिससे भी पूछ रहे उन्होंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने कहा एक बच्ची है जो आईसीयू में है, उसके साथ रेप हुआ, उसका नाम ये है। इस बच्ची के ऊपर ये रेप का इल्ज़ाम लग गया कि ये रेप विक्टिम है। उसके जब वो निगेट किया गया तो कल एक और बच्ची का, मुझे उसके पेरेंट्स का वहाँ से मैसेज आया, उसकी बहन का मैसेज आया कि ये जो तस्वीर चल रही है ये मेरी बहन यहाँ पे पढ़ती रही है पहले, अब शी इज़ मैरिड एंड इन अनदर सिटी, हैप्पीली मैरिड, अपने ससुराल के साथ रहती है। उसकी तस्वीर लगा के अब इस बच्ची को ये कहा जा रहा है कि ये भी आउट ऑफ हैंड्स होती जा रही है चीज़। रईस साहब से प्लीज़ एक चीज़ जाननी है मैंने। रईस साहब प्लीज़ ये बताइएगा, मतलब एज वी स्पीक ये एहतजाज हो रहा है, पिंडी में पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं बच्चे, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना तब के विजुअल्स हैं। रईस साहब, ये सब ये चले रेप नहीं हुए, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन बता दिया, लेकिन ये एहतजाज कैसे इस तरह से फैल रहा है? ये ऑर्गेनिक है सारा? नहीं, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? कोई तो कॉल दे रहा होगा। देखिए, मैं आपको पहले बात एक चीज़ थोड़ी डिटेल से बता दूं कि जो ये फैसल साहब ने बात की, ये जो लड़की, ये मुझे जो लग रहा है, वल्लाह आलम गलत हो, मुझे जो लग रहा है ये ऑर्गेनाइज था। जब भी इस किस्म का कोई वाक़या किसी कॉलेज में हो तो अगर कुछ स्टूडेंट्स निकलते हैं तो उस वाक़े के मुतालिक ही बात करते हैं। अब देखें, लाहौर में सबसे बड़े यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज के लड़के लड़की आए और उन्होंने नारा क्या लगाया, पंजाब क्या मांगे आज़ादी। भाई अगर आप निकले इस लड़की के लिए, अगर ऐसा वाक़या हुआ तो आप उसके हद तक रहेंगे ना। फिर एफसी कॉलेज के लड़के लड़कियां निकल आए, अब ये पिंडी में निकल आए हैं। तो ये मुझे जो लग रहा है, इस बाकायदा इसको अरेंज किया गया, जिसने भी अरेंज किया उसने लड़की ढूंढी, कौन सी आईसीयू में होगी, वो लड़की भी उन्होंने ढूंढ ली आईसीयू में है। अब फिर दूसरी बात, जो जिस पे इल्ज़ाम किस पे लगाया उन्होंने, एक ऐसे जो मुलाजिम था जो था ही नहीं वहाँ पर, बकौल के छुट्टी पे था या नहीं, उन्हें वो भी ढूंढ लिया कि बंदा गायब हुआ है। तो ये जो मुजाहरे चल रहे हैं, इसमें एक और बात अच्छी कहना चाहूँगा, ये फैसल साहब बैठे, उन्होंने एक स्टैंड लिया बहुत अच्छा कि इनको ज़ोर पड़ा था इन पर कि मुकदमे दर्ज करके स्टूडेंट्स पकड़े जाएं, इन्होंने उसको रोका हुआ है। अगर इस तरह पकड़ धकड़ ज़्यादा शुरू की, ये इतना फैल जाएगा कि कल बलूचिस्तान के लड़कों ने कहा कि हम भी निकलेंगे इसके लिए, इतना फैल जाएगा कि ये काबू नहीं कर सकेंगे, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। समझदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। यू राइट, इसको समझदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। इस तरह स्टूडेंट्स को अगर बहुत ज़्यादा पकड़ धकड़ की, ये स्टूडेंट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। और जो KPK में और बलूचिस्तान में दूसरे हालात हैं वो आपके सबके सामने हैं, वो लड़कियाँ निकलने शुरू हो जाएंगे, उनके पीछे दूसरी कुव्वतें उनके पीछे आ जाएंगी। तो इसको बहुत तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, जिस तरह भी ये हैंडल कर रहे हैं DIG साहब कि अभी मुकदमे दर्ज नहीं किए, जिनको पकड़ा जा रहा है वो जो हंगामा राई करने। अभी कल जो आपने देखा लाहौर में एक इसी पंजाब कॉलेज की एक ब्रांच है, उसमें जो पेट्रोल से आग लगाई है उन्होंने, बच्चों ने जो तोड़ा, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं ये DIG साहब जानते होंगे, कितने बाहर से लोग आए, इतने वायलेंट कि उन्होंने माहिर होते, मतलब और ये तो यूनिवर्सिटी के, ये तो FA से 11-12 के बच्चे ये पेट्रोल ला के आग लगा रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। फैसल साहब, अरेस्ट किसको अब तक किया है इस केस के कनेक्शन में? मैडम, इसके अंदर जब ये पहले दिन के प्रोटेस्ट थे, मैंने बिल्कुल ये कहा कि अभी क्योंकि ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसमें चीज़ें साबित नहीं हुई, पहले इसको क्लियर करेंगे, अवाम के सामने आएगी सारी चीज़, उसके बाद देखेंगे जो नुकसान हुआ, जिसका जितना नुकसान हुआ उसके मुताबिक पर्चे देने चाहिए, लेकिन नॉट एट दिस स्टेज।
कल वाले जो इंसिडेंट के अंदर एक कैंपस के ऊपर पेट्रोल बम यूज़ किए गए, वो शीशे की बोतलों के अंदर पेट्रोल डाल के, और वो स्टूडेंट से बरामद हुई। वो जो हमने फिर मैंने स्टेट की मुद्दत में स्टेट की तरफ से एक पर्चा दिया गया जिसमें वहाँ पे कई मोटरसाइकिल जलाए गए, उस कैंपस के ऊपर पेट्रोल बम मारे गए। इस चीज़ को देखने की ये ज़रूरत है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये बिल्कुल मिसगाइडेड हो सकते हैं, इनको करना ज़्यादा आसान है। एक ख़ास तरह के अकाउंट्स इन सारे बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। अभी तक हम जितना FIA से राब्ते में है, जितना और जगहों से राब्ते में, एक ख़ास तरह के अकाउंट्स जी, खास तरह के अकाउंट्स भी सबको मालूम ही है। एक पॉलिटिकल माइंडसेट है उन अकाउंट्स का जो इन बच्चों को जो कह रहे हैं कि बस ये किसी तरह आग लग जाए। थैंक यू सो मच। जी सर, हमारे पास टाइम इतना ही है, क्विकली ब्रीफली। जी ठीक, जी बता दें फैसल साहब। इस स्पेसिफिक जो कैंपस है या ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, इसके बच्चों के जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर मुसलसल ये चल रहा है कि यस वी आर क्लियर और हमारी चीज़ों का आंसर हो गया। अब जो मुतलका कैंपस है और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अभी एहतजाज नहीं होना चाहिए। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सारे कह रहे हैं कि ये काम सारा हो गया, वील वेट, हम सारी चीज़ें देखेंगे और कोई ऐसी चीज़ हुई एहतजाज करेंगे। अब ये एहतजाज बाहर से ला के इम्पोज किया जा रहा है। जी, ऑपरेशंस लाहौर, फैसल कामरान साहब, जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर, अंसारी साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ हम इधर मेंशन करेंगे, आई होप कि लोगों को क्लैरिटी कुछ तो मिल गई हो, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आपको पता है हमें मैसेजेस वी वर गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम अब्रॉड के भाई ये हो क्या रहा है, और वी नीडेड क्लैरिटी। लेकिन CM पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चंद अल्फाज उन्होंने यूज़ किए जहां वो ये डिटर्मिन कर रही थी और बता रही थी कि रेप किसी का हुआ नहीं है, और उस लड़की बच्ची का जिक्र कर रही थी, और उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए जिसमें उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो है वो पाक साफ है। अब ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बिकॉज इट सीम्स कि एज अपोज टू कि अगर वाकई ही रेप हो जाता तो वो पाक साफ ना रहती। तो इस पे हम एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये कहना चाहते हैं कि ये वर्ड्स यूज़ करने से या फिर ये एक थॉट प्रोसेस को फरोग देने से थोड़ा सा आपको मोहतात रहना पड़ेगा। तो पाक साफ ही होता है, नापाक वो होता है जो एक्चुअली कल्प्रिट होता है। so, जो रेपिस्ट होता है वो नापाक होता है, वो गंदा होता है, वो बुरा होता है। और हमें अपनी कॉन्वर्सेशंस में इसको मेक श्योर करना चाहिए कि इसी तरह ही पोर्ट्रे किया जाए। जल्दी से मेरे अंदर फंसी हुई है बात कि इंग्लैंड की 9 विकेटें गिर गई हैं। बड़ी खुशी हो रही है। शुरू में 270 हो गए, अभी भी पाकिस्तान की लीड है, और साजिद ने 6 विकेट लिए, नुमान अली ने 3 आउट किए हैं। सो या we're doing good। अच्छा जी, और भी बड़ी बातें करनी है, जैसे आपको बता दें, और ये ज़रा दुखी होता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां बच्चों की ग़िज़ाइयत एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। यानी बेसिकली बच्चे जो हैं ऑफ अ सर्टेन एज वो मेल न्यूट्रिशन की स्टेज में हैं, और दिस इज़ अ बिट ऑफ ए चैलेंज पेरेंट्स के लिए भी और वैसे भी, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां बच्चों में स्टंटिंग जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ी बीमारी है वो ना हो। सो हाउ कैन वी रिवर्स दैट प्रोसेस, ये बड़ा हमारे साथ हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, और बताएंगी हमें कि हम ज़ाहिर है एक गुर्बत बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहबा, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, बच्चे ज़्यादा होते हैं, फिर पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कमाने वाला एक है, खाने वाले बहुत से हैं, क्या करें ऐसे में लोग? इसमें ऑफ कोर्स ये वाला तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं वो फल, सब्जियां, दालें, गोश्त, ये वाली चीज़ें खाने से ज़्यादा प्रोसेस फूड्स और जंक फूड अगर उनको मौका मिलता है वही खाने में दिलचस्पी रखते हैं। जिनके पास है भी ना, अल्लाह ने दिया है, उनके बच्चे भी ये फल, सब्जियां, दालें नहीं खा रहे। हाँ, उनके भी नहीं खा रहे। बड़ा चैलेंज पेरेंट्स के लिए हो जाता है, बहुत चैलेंज होता है। और फिर उसके बाद ये होता है ना कि माँ का दिल, बाप का दिल, फिर उनको यही लगता है कि जी बच्चा अगर मेरा यही चीज़ें खाने में खुश हो जाता है तो फिर मैं यही खिला दूँ, और वो ये बात समझने से कासिर होते हैं कि ये सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं, ये खाने से ना बच्चे को कोई ग़िज़ाइयत मिलने वाली है, ना उसको कोई न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, और इसीलिए फिर ये सारी चीज़ें ग्रोथ के ऊपर असर डालती हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं है, आप खिला दें। हाँ। और शायद सबसे ज़्यादा चीज़ ये होगी कि बच्चे शायद मोटे हो जाएं, और वो मोटापा भी ठीक नहीं है, बट कोई मोटापा भी जो है वो हेल्थ के अंदर नहीं आता। नहीं, तो आप किस तरह पेरेंट्स को क्या फिर सजेस्ट क्या करती है, क्या कन्विंस करती है? क्योंकि बच्चों को एक तो फूल करना भी आसान नहीं है, वो हम देखते हैं ना सोशल मीडिया पे चीज़ें छुपा के आगे कोई और चीज़ लगाई हुई है, पीछे से दूध पिला दो या कोई अच्छी चीज़ कर दो, बच्चे तेज हैं। हाँ। अब उनको पता चल जाता है। हमारे बचपन से ना इन चीज़ों के लिए एक टर्म यूज होती है, चीज़ खानी।
मतलब चीज अंग्रेजी वाली चीज नहीं, उर्दू वाली चीज। तो हम उसे मैं उसे वो टॉफियां ज्यादा खा रहा हूँ तो गंदी चीजें मत खाया करो, कहता है मेरा मुझे गंदी चीजें ही खानी है। बच्चों के पास मतलब एनीथिंग दैट दे कैन गेट फ्रॉम द शेल्फ ऑफ अ मार्ट या किसी भी दुकान में जाए तो वो चीजें, उसमें कोई ऑप्शंस हैं जो कम से कम बेहतर कुछ हो एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस्ड फूड्स? ऑप्शंस बिल्कुल है, और दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत माँ को करनी है कि ऐसे ऑप्शंस ज़रूर तलाश करे, थोड़ी सी मेहनत करे और डिफरेंट वैरायटीज़ जो है लेके आए। आजकल तो हमारे पास नेट ने भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी हुई हैं कि डिफरेंट रेसिपीज़ तैयार की जाएं, और उसमें ज़रूर गोश्त को, दालों को, सब्जियों को, फलों को किसी ना किसी तरीके से बीच में इनकॉर्पोरेट की जाए कि बच्चे के अंदर वो ग़िज़ाइयत पहुंचाई जाए और बच्चे को मिले। और इसमें माँ का रोल ऑफ कोर्स कुछ नई शक्ल के खाने बना के दो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनको वैसे आप चीजें वही हैं, आप उनको नई तरीके से पेश करें ताकि बच्चा जो है बिल्कुल वो उस चीज से अट्रैक्ट हो। हाउ अबाउट बाइंग ऑफ द शेल्फ? मतलब उसमें ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो वही वाली बात हो जाती है, न्यूट्रिशन नहीं होती, लेकिन anything that would work? हाँ, वो चीज़ें फिर वर्क करनी चाहिए जो एज अ माँ, अगर मैं भी देखूँ अपने बच्चे के लिए एज अ मदर, तो मैं फिर वो वाली चीज़ें पसंद करूँ जिसके अंदर एटलीस्ट प्रिजर्वेटिव्स ना हो, जिसके अंदर एडिटिव्स ना हो, जिसके अंदर केमिकल्स ना हो। तो वो तो हर चीज़ में होते हैं। नहीं, लेकिन ग्लूकोटेडी जो है वो आजकल हमारे पास एक इतनी अच्छी सोल्यूशन लेके आया है कि ना इसमें एडिटिव्स हैं, ना इसमें केमिकल्स हैं। तो मुझे इस लिहाज से ये चीज़ अपने बच्चे के लिए अच्छी लगी। ये जो कप केक होते हैं टेडी बियर वाले, केक हैं और इसमें रियल स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये होता है कि बच्चे को ये पसंद आ जाता है, ठीक है। अगर बच्चा मुझसे कोई चीज़ ऐसी मांगे तो एज अ मदर मैं उसको वो चीज़ तो दूँ जिसका उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो फिर मैं उसको ग्लूकोडेडी दे दूँ, ठीक है। अब अगर मुझे लंच बॉक्स भी बच्चे के लिए प्रिपेयर करना है तो वो डिफरेंट चेम्बर्स वाला हो गया, उसमें मैंने एक तरफ उसको फ्रूट्स दे दिए, कुछ नट्स दे दिए, होल मील सैंडविच बना दिया, और साथ में मैं उसकी पसंद का उसको ग्लूकोडेडी दे दूँ। तो उसमें क्या होगा कि मुझे ये सुकून रहेगा कि इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और उसकी पसंद भी पूरी हो जाएगी। एक आइडिया इससे भी लिया है कि क्योंकि केक तो केक है, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी है ना कि बच्चे फिर अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अगर वो चार चीजें मेरी पसंद की खाए तो आई हैव टू लिसन टू हिम आल्सो। फिर वो उस चीज से तो अट्रैक्ट ही होगा क्योंकि वो टेडी बना हुआ है। लेकिन द फैक्ट दैट इट्स बाइंग ऑफ द रैक ऑन अ शेल्फ, क्योंकि हम जो वही बात हो गई कि वो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लगता है कि ऐसे केक्स वगैरह में होते हैं, तो हाउ कम, मतलब ये प्योर चीज है आप कह रही हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी वगैरह वो जो है रियल है? हाँ जी, हाँ, इसके अंदर रियल स्ट्रॉबेरी है, और उसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम भी है, और ये चीज उसको बाकी चीजों से इसलिए मुनफरिद कर रही है। ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें केमिकल्स भी नहीं है, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है, और स्ट्रॉबेरी भी रियल है और कैल्शियम भी है। तो फिर मेरा दिल बार बार इसी की तरफ जाएगा कि मैं एक ऐसी चीज़ अपने बच्चे को दे रही हूँ, और मैं मुतमईन हो जाऊंगी कि जहाँ पे मैं उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो मेरी पसंद की वो खाए, तो फिर एक चीज़ मैं उसको उसकी पसंद का केक भी दे दूँ जिसमें एटलीस्ट उसको फ़ायदा पहुँचे। ये तो बड़ा आसान काम हो गया, और यहाँ हम ट्राई भी कर लेते हैं। अब्दुल्ला, आपके बच्चे खाएं, मतलब वुड दे बी अट्रैक्टेड? दे आर ऑलरेडी चले, क्योंकि ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बड़ा चैलेंज हो जाता है, और आपको एक वैरायटी भी देनी है, आपको बहुत सी चीजें भी देनी है, एक चीज से तो बच्चा वैसे ही थक जाएगा। एंड दिस लुक्स एंड टेस्ट, ये पता नहीं वालिदैन के लिए कैसे खबर है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है, ये अलाउड हो गया है सडनली। ग्रेट डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच। आपने एक खबर भी दे दी है, डेफिनेटली माइंड जो है कुछ ऑप्शंस भी दे दिए हैं, रिलीफ जिसमें वालिदैन और बच्चे दोनों मुतमईन हो सकते हैं। हाँ, जिसमें वालिदैन और बच्चे मुतमईन हो सकते हैं, और साथ ही साथ उनको वालिदैन को ये अच्छे ब्रेकफास्ट करें, तसल्ली होगी कि इसमें प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स नहीं है और कुछ ग़िज़ाइयत जारी है, और बच्चों को तो पसंद है ही। There you go, देखें आसान कर दिया आपका काम। Thank you Dr. Aisha for being here with us. That is it for today. We'll see you tomorrow. Bye.